जी सामने वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। इस टाइम मार्केट को देखा जाए तो तकरीबन 2.6% बुलिश क्लोज हुई है और इस टाइम पे अनस्टॉपेबल मार्केट हुई है। जैसे कि लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट ऊपर ही जाती जा रही है और इस वीक ने भी उसने अपना बुलिश मोमेंटम को बरकरार रखा और हमारे भी स्टॉक्स हैं वो भी इस टाइम पे अनस्टॉपेबल हुए हैं। एक और बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है, नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा बुल्स एंड बियर्स की एनिवर्सरी है, एक साल जो है तकरीबन हमारा पूरा होने वाला है और अगेन हम लोग लाइव स्ट्रीम करेंगे वहाँ पे और आप लोग जो है वी विल वेलकम यू ऑल या आप लोग वहाँ पे आए एंड डू बिकम पार्ट ऑफ द लाइव स्ट्रीमिंग एज वेल। सो लाइक भाई भी होंगे, मैं भी होऊंगा, फ्रांस भाई भी होंगे और फिर इंशाल्लाह मिलके बुल्स एंड बियर्स को उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों के सामने बुल्स एंड बियर का फॉर्मेट नजर भी आ रहा है। जो बिगिनर्स हैं ऑलरेडी हम उनके लिए थोड़ा सा बता देते हैं कि किस तरीके से हम फॉर्मेट को लेके चलते हैं, ठीक है। ये सारी आप लोगों के सामने स्क्रीन में नजर आ रही होंगी, प्लॉट पैटर्न्स मैं डिस्कस कर रहा था, फिर मार्केट रिकैप, स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस फराज करता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड फंडामेंटल्स अगेन मैं थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ, फिर टॉप स्क्रिप्ट्स ऑफ द वीक हम डिस्कस करते हैं दोनों, मैं फराज फंडामेंटली मैं बताता हूँ, टेक्निकली फराज अपने एंड से डिस्कस करता हूँ, फिर ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट ट्रेंड्स जो भी आपको नजर आ रही होती है वो भी हम डिस्कस करते हैं, फिर गोल्ड के बारे में डिस्कशन होती है एंड लास्ट फॉरेक्स क्रिप्टो के बारे में होती है, ठीक है। चलिए अपने ये सेशन स्टार्ट करते हैं। कमिंग टू फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा मार्केट का ओवरव्यू देते हैं। जी हमार अल्लाह का शुक्र, ऑल गुड। मुझे ये बताइएगा मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? जी आपकी स्क्रीन शेयर हो रही है। अच्छा, हमने कुछ अर्सा पहले पीपीएल की एक कॉल दी हुई थी जून में, मई के एंड में, कि ये जब भी नीचे आएगा इसको बाय करेंगे और इसका जो टारगेट है वो 213 के करीब का बनता है। तो जिस टाइम हमने कॉल दी थी वो 160 पे चल रहा था और हमने ये कहा था कि 155 150 इधर एक्यूमुलेट करें इसको एंड देन आए करें 213 तक ये जाके टेस्ट करेगा। सो वैसे ही परफॉर्म हुआ, पहले नीचे आया, उन लेवल्स को टेस्ट करने के बाद फिर ये बढ़ता हुआ अब आज जाके इसने अपने इन टारगेट्स को मीट कर दिया है। 213 के टारगेट्स इसके हिट हो चुके हैं। इसी तरीके से 213 के करीब करीब में हिट होने वाले हैं, ₹1-2 का फ़र्क होगा। इसी तरह मारी पेट्रोलियम, ये अभी सितंबर के शुरू में कहा था कि ये अपनी वॉल्यूम्स इसकी जो है सिमिलर पैटर्न बना रही है जो पहले इसके कंसोलिडेशन बॉक्स था उसी तरह का, और ये कंसोलिडेशन ख़त्म होने वाली है और उसके बाद ये यहाँ से परफॉर्म कर जाएगा। और इसी महीने इसने डिविडेंड दे के एक्स भी होना है, डिविडेंड ₹21 समथिंग का है, वो भी मिल जाएगा आपको और ये परफॉर्म कर जाएगा। तो 650 पे प्राइस थी, आज 735 प्लस हो गया और इसमें ₹21 का डिविडेंड भी है। सो ये भी बेहतरीन परफॉर्म करके गया। सिस्टम्स हमने कॉल दी थी, ये तकरीबन 135 पे था, इसकी फर्स्ट टीपी 147 की बोली हुई थी और 166 के करीब इसकी सेकंड टीपी है। स्टिल ये इंटैक्ट है सेकंड टीपी, इसकी फर्स्ट टीपी ऑलमोस्ट हिट हो गई है। फिर लास्ट वीक हमने ठट्टा सीमेंट के बारे में बात की थी और कहा था कि ये कंटिन्यूशन बॉक्स है, ये ब्रेक हुआ है, सस्टेन कर रहा है, इसको आए करें 66 के करीब के टारगेट्स हो जाएंगे। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि थोड़ा टाइम लें, 1-2 महीने, लेकिन ये जल्दी ही इसी हफ्ते ही उसने अपने टारगेट्स को पूरे कर दिए। सो ये मैसिव रिटर्न। और इसके ऊपर ठट्टा सीमेंट के ऊपर अमार की बहुत डिटेल्ड वीडियो थी जिसमें उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से इसके फंडामेंटल्स को डिस्कस किया था। सो उसी तरीके से परफॉर्म किया ये और स्टिल कर रहा है। हमारे जो टारगेट्स थे प्रोजेक्शंस के वो जाके हिट हो गए। ट्रीट के बारे में हमने ये कहा हुआ था यहाँ पे जुलाई की लास्ट वीक ऑफ जुलाई की, जब भी ये नीचे आए इसको एक्यूमुलेट करें 21-22 के करीब और फिर आए करें ये 29.20 पे जाएगा, यानी कि 2-3 महीने में हम इसमें 25 से 30% की गेंस देख रहे थे और इसी तरीके से हुआ। वो इन्हीं सपोर्ट लेवल्स को आके टेस्ट किया, टेस्ट करने के बाद आज जाके इसने जो हमने प्रोजेक्शंस टारगेट बताए थे, प्रोजेक्टेड टारगेट, उसको जाके इसने हिट कर दिया। लास्ट वीक डॉलर इंडेक्स के ऊपर हम बात कर रहे थे, मैं भी और अमार भी, कि ये बढ़ जाएगा यहाँ से और डॉलर इंडेक्स उसी तरीके से परफॉर्म करता हुआ नज़र आया है और ये क्या कहते हैं, बड़ी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स इसकी बन रही हैं। सो डॉलर इंडेक्स बढ़ रहा था तो हमने कहा था हम पाउंड यूएसडी को शॉर्ट करेंगे और लेवल्स हमने बताए थे 1.35300 और इससे ऊपर के ये जो जो बढ़ता जाए इसको सेल ऑन स्ट्रेंथ यानी कि शॉर्ट करते चले जाएंगे। और एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स को आके टेस्ट किया। फिप की जो रिट्रेसमेंट थी उसी नंबर्स को जाके इसने यहाँ पे टेस्ट करने के बाद और ये जो हमारे टारगेट्स थे दोनों उनको जाके इसने हिट किया। सेम इज़ द केस नैस 100, इसके ऊपर टेक्निकल्स बहुत बड़ी एक रेजिस्टेंस थी, मैं कह रहा था कि ये यहाँ से इसको करेक्ट होना चाहिए, तो हमने देखा कि मंडे को परफॉर्म किया और फिर ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे ये स्ट्रगल करता हुआ नज़र आ रहा है और अभी तक ये साइडवेज है और वहीं से ही टूटा है। बीटीसी के ऊपर बात करें सो ये राइजिंग वेज की फॉर्मेशन थी 4 आवर के ऊपर, मैं नहीं पॉजिटिव था, मैं कह रहा था ये स्ट्रगल कर सकता है और ये बहुत टाइट स्टॉप लॉस 114,000 का था जो ब्रेक हुआ और उसके बाद फिर हमने देखा है जो हमने सजेस्टेड सपोर्ट लेवल्स बताए थे अभी आके उसी को
रीटेस्ट कर रहा है या टेस्ट कर रहा है और वहीं पे सस्टेन कर रहा है। अभी इसके ऊपर डिटेल से आगे बात करेंगे। इथीरियम के बारे में भी कह दिया था कि भाई अब पॉजिटिव मैं नहीं हूँ इसको लेके, और उसके बाद हमने वही देखा, स्ट्रगल करता रहा पूरे हफ्ते और इस टाइम ये बेयरिश ट्रेंड में जा चुका है। सो ओवरऑल ये पूरे आपकी तीनों मार्केट्स जो हमने डिस्कस किया KSE 100 के स्क्रिप्ट्स को, उसके बाद हमने ये देखा कि डॉलर इंडेक्स जो हमने लास्ट टाइम बोला था उसी तरह परफॉर्म करता हुआ आया, पाउंड USD वैसे ही परफॉर्म करता आया, ग्लोबल मार्केट और BTC इथेरियम भी उसी तरीके से परफॉर्म करते हुए आए। सो बेहतरीन हफ्ता रहा और बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह एनालिसिस चल रहे हैं, और अब मेरे ख्याल में अगर आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसको तो ज़रूर अच्छे पैसे बना रहे होंगे। अमार, अब मैक्रोज पे आ जाते हैं, क्या अपडेट्स हैं, क्या पॉजिटिव बातें खबरें लेकर आए हैं आप मार्केट के हवाले से? अगर आपकी सेविंग है डॉलर के अंदर या आपके पास कैश पड़ा हुआ है बैंक के अंदर, आप स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट ना करके एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी से हाथ धो बैठे हैं। पिछले एक साल के अंदर स्टॉक मार्केट ने तकरीबन 90% का रिटर्न दिया। सोचिए यही पैसे आपने अगर इन्वेस्ट किए होते तो आज डबल हो गए होते। और इन्वेस्ट ना करने की एक रीजन है कि आप आज भी घबरा रहे हैं कि स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करेंगे तो लॉसेज ना हो जाए। सो इसी घबराहट को एड्रेस करने के लिए सरमाया लेकर आ रहा है आपके लिए फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, जो कि आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपने कॉन्फिडेंटली स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट करना है। आज ही सरमाया के कोर्सेज लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। जी, मार्केट के बारे से देखा जाए तो इस टाइम अगेन एज यूजुअल बुलिश ही सारे फंडामेंटल्स चल रहे हैं। तो लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। अच्छा, फंडामेंटल्स डिस्कशन से पहले मैंने ये अभी ऑलरेडी जो फेसबुक सरमाया के ऊपर भी ये इसको शेयर किया था। दिस इज माय इन्वेस्टर मॉडल। ये मैं अपने कोर्स में ये सिखाता हूँ कि मेरे जो मॉडल है इसकी परफॉर्मेंस ऑलरेडी ये अच्छी कंपनीज को अगेन पिक करता है। और आप लोग अगर इसमें अपने जो भी एनालिसिस कर रहे होते हैं इसको यूज करके अगर आप स्टॉक पिक्स करते हैं तो आपके स्पेक्टेकुलर गेन्स नजर आते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी आप लोग देख रहे हैं 22% जुलाई टू सितंबर मार्केट ने परफॉर्म किया है। इस मॉडल में जो टॉप 10% कंपनीज आती है उन्होंने तकरीबन 37% किया है। अगस्त टू सितंबर में तकरीबन 11% मार्केट ने किया और इन्वेस्टर ने अगेन 22.8 किया। ठीक है, ये मॉडल अगेन मेरा बनाया हुआ है और मैं अपने स्टूडेंट्स को जब सिखाता हूँ तो वो खुद से अपने कैटेगरीज डिफाइन करते हैं कि हमने कौन कौन से कैटेगरीज अपने एंड पे रखना है और उसकी बेस के ऊपर स्टॉक्स की सिलेक्शन करते हैं। तो उनके भी तकरीबन स्पेक्टेकुलर गेन्स आते हैं या इससे थोड़े से भी ज्यादा होते हैं। तो ये चीज आप लोग मैं कोर्स में सिखाता भी हूँ एंड यू कैन लर्न दिस एज वेल। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं डेवलपमेंट जो लास्ट वीक की है वो यहाँ पे आप लोगों के सामने नजर आ रही है। आप लोग पॉज करके भी इसको देख सकते हैं। इस वीक की जो है थोड़ा सा हम देख लेते हैं। सितंबर 2025 की जो सीपीआई है इट इज लाइकली टू गेट 6%। ठीक है, द बेस इफेक्ट ये बेसिकली क्या होता है कि आप ईयर ऑन ईयर एनालिसिस देख रहे होते हैं कि इस टाइम में जो आपका इन्फ्लेशन का नंबर आ रहा है वो पिछले साल के निस्बत कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है, सो पिछले साल में जो इंक्रीज ज्यादा हो चुका हुआ था उसकी बेस के ऊपर अब जो इफेक्ट है वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपकी जो सीपीआई इज द वो 6% आएगी। एक दो महीने शायद और भी थोड़ा सा नीचे रहेगी। और वैसे भी जो आपके फ्लड्स बता रहे हैं उससे फूड की इन्फ्लेशन थोड़ा सा ज्यादा ऊपर जाने की तो है, लेकिन अगेन बेस इफेक्ट से हो सकता है कि वो थोड़ा सा न्यूट्रलाइज हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टेट बैंक ऑफ रिजर्व जो है तकरीबन आपके 14.3 बिलियन डॉलर्स पे है। इंपोर्ट कवरेज आपकी 2.8 मंथ्स है विच इज अगेन गुड। सो हमारे रिजर्व ऑलरेडी काफी हद तक बेहतर ही चल रहे हैं। कॉटन की जो अराइवल है वो तकरीबन 40% मिड सितंबर ईयर ऑन ईयर देखा जाए, यानी कि पिछले सितंबर मिड सितंबर से देखा जाए तो तकरीबन 40% ज्यादा है, लेकिन 49% आपकी डाउन है फ्रॉम फिजिकल ईयर 2024 के जो लेवल्स है। ठीक है, अब वो पिछले साल की निस्बत आप देखें इस दफा फ्लड्स आए हैं उसकी वजह से भी अब हमारा कॉटन काफी ज्यादा मुतासर हुई है। तो इस वजह से ये मैंने जो प्रोग्रेस किया आगे इसको क्रॉस ही होना चाहिए था ज्यादा, लेकिन मैंने ठीक सिर्फ ईयर वाइज जो है वो इंक्रीज वो उसकी वजह से किया, लेकिन ओवरऑल इट इज डिक्रीज। सो ये थोड़ा सा इम्पैक्ट हमारे कॉटन की प्राइसेस पे आ सकता है। ठीक है, पाकिस्तान पॉइज टू मीट IMF टारगेट्स। तो IMF के जो एग्रीमेंट आगे जाने सिचुएशन है उसकी बेस पे देखा जाए तो इस टाइम हमारे काफी हद तक टारगेट्स भी अचीव हो रहे हैं, काफी सिचुएशन हमारी बेहतर है। ठीक है, H1B वीजा शेकअप रेजेस होप्स फॉर पाकिस्तान IT। आप लोगों ने सुना होगा कि ट्रंप ने जो है H1B वीजा जो है उनके ऊपर एक बहुत बड़ा फाइन टाइप डाल दिया है कि बेसिकली पहले $1,500 का आपका वीजा जो है वो कंपनीज ऑफर कर देती थी, लेकिन अब ट्रंप ये कह रहा है कि अगर आपने किसी बंदे को रिवाइव करना है, ये जॉब पे वापस रखना है, तो $100,000 आपको कंपनी को खर्च करना पड़ेगा उस बंदे के ऊपर। ठीक है, तो चाइना और इंडिया के पास ये ज्यादा वीजा होते हैं। इंडिया इस नंबर 1 तकरीबन 73% वीजा जो है वही लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, तकरीबन आई थिंक 10 या 12% जो है आपका चाइना है, बाकी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो ये इसका जो इम्पैक्ट है उससे क्या होगा कि आपकी बहुत बड़ी जो यूएस की कंपनीज है वो ज्यादातर ऑफशोर्स पे काम करवाना शुरू कर देंगी, यानी कि रिमोट वर्क के ऊपर ज्यादा जाने की कोशिश करेगी कि बाहर के मुल्कों से जो लोग इंडियंस है पाकिस्तानीज है उनसे घर बैठे हुए वहां से काम करवा दें। सो आईटी की कंपनी जो पाकिस्तान है उनके लिए दिस इज अ ह्यूज बेनिफिट, ह्यूज अपॉर्चुनिटी
कि इससे हमारी कंपनीज के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, ओवर 545,000 एमटी राइस मिलियन टन जो है आपका वर्थ 340 मिलियन एक्सपोर्टेड इन 2 मंथ्स, तो ये 2 महीने के अंदर तकरीबन इतना आपका एक्सपोर्ट हुआ है। ट्रेड डेफिसिट विद 9 स्टेट्स जंप्स तकरीबन 28%, तो ये काफी हद तक आपका इंक्रीज हो चुका है। सो ये हम ऑलरेडी बात करते आ रहे हैं कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट, ये थोड़ा सा बढ़ा है, ठीक है। पाकिस्तान साइंस 1.275 ट्रिलियन रुपीस डील विद 18 बैंक्स टू कट सर्कुलर डेट। ये अगेन बहुत अर्सा पहले भी हम बात करते रहे हैं, बार बार 2-3 दफा मैंने इसको डिस्कस कर दिया है कि ये बात हो रही थी और अब मजीद इसके ऊपर अमल भी किया जा रहा है। और इससे क्या होगा कि सर्कुलर डेट जिन कंपनीज का कम होगा, जिसके अंदर पीएसओ आता है, पीपीएल आता है, ओजीडीसी आता है, आपके ये सारी कंपनीज के ऊपर ज्यादा आपका अच्छा इफेक्ट आने वाला है, ठीक है। ट्रेड विद सेंट्रल एशिया हिट्स 2.4 बिलियन डॉलर्स विच इज अगेन गुड। तो सेंट्रल एशिया के साथ भी काफी ज्यादा काम हो रहा है। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान एल्यूमिनियम की मैं कई दफा आपसे बात करता होता हूँ कि ये भी एक कंपनी है जैसे कि एल्यूमिनियम बेवरेजेस वगैरह आपके सेंट्रल एशिया के अंदर ही साइन करते हैं, ठीक है। इस तरह से बेशुमार और भी कंपनीज है। गवर्नमेंट अर्जेस फार्मा इंडस्ट्री टू स्केल अप एक्सपोर्ट्स इन $2.5 ट्रिलियन मार्केट, तो एक बहुत बड़ी मार्केट ग्लोबली है हमारी। तो यहाँ पे जितनी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज है वो थोड़ा सा उन्होंने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया ड्यू टू द प्राइस, तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट हमारे लिए। तो थोड़ा सा देखना चाहिए कि कौन कौन सी कंपनीज जो है वो ज्यादा एक्सपोर्ट करी है। बैंक्स एंड 130 रुपीज बिलियन एज रेमिटेंसेस, फीस जम्प्स फोर्थ। रेमिटेंसेस के ऊपर थोड़ी बहुत फीस से जो बैंक्स कमाई करते हैं, तो अगेन उससे भी थोड़ा सा इनको बैंक्स में फायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कंपनी वाइज देखी जाए तो 3-4 कंपनी, वैसे तो काफी ज्यादा न्यूज होती है, लेकिन मेजर मेजर न्यूज तो मुझे लग रही थी, मैंने उनको डिस्कस यहाँ पे किया। ओजीडीसी स्टार्ट्स गैस कंडेंसेट प्रोडक्शन फ्रॉम सोगरी नॉर्थ 1, ठीक है। ये एक एरिया है, वहां से ओजीडीसी ने ये इसको अपना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। सिटी फार्मा एक्सपेंड्स इनटू इराक मार्केट, तो ये ऑलरेडी पहले भी बात की थी कि सिटी फार्मा ने एक अपनी सब्सिडी कंपनी भी बनाई है और उसकी बेस के ऊपर भी दे आर ट्राइंग टू एक्सपोर्ट, और उसके ऑपरेशन वगैरह कुछ अर्से बाद स्टार्ट होंगे। यहाँ पे भी इराक मार्केट के अंदर वो एंटर होने वाले हैं, ठीक है। टॉन्सियल ऑलरेडी मैंने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था, $8.1 मिलियन का इनको एक्सपोर्ट डील मिली है, थोड़ा सा और नंबर बढ़ गया, तो ये चाइना से ज्यादा इनको एक्सपोर्ट डील मिल रही है, विच इज अगेन गुड फॉर द कंपनी। लकी इन्वेस्टमेंट्स हिट्स 100 रुपीज बिलियन AUM माइलस्टोन, तो ये अगेन मैं और हम लोग बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हैं कि जितनी भी होल्डिंग कंपनीज हैं, आपकी इन्वेस्टमेंट कंपनीज है, इनको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है। जैसे जैसे स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है तो लोग इनके पास पैसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, अकाउंट भी खुलवा रहे हैं, डिपॉजिट्स वगैरह भी जाहिर सी बात है इनके ज्यादा बढ़े, ठीक है। फिर उसके बाद बेस्ट वे सीमेंट्स कमिट्स ₹10 बिलियन टू एंटर ऑटो सेक्टर, ये ऑलरेडी आप लोगों ने न्यूज देखी होगी। एक और कंपनी जो है वो ऑटो इंडस्ट्री में आने लगी है और उसकी बेस के ऊपर अगेन सीमेंट कंपनी जो है ये बेस्ट वे सीमेंट इसको स्टार्ट करने लगे। ऑलरेडी आप लोगों ने देखा है लकी वाले भी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा और कंपनीज ऑटो की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं। सो दिस इज वन मोर प्लेयर जो कि यहाँ पे एंटर होने वाला है। अमरेली स्टील्स अप्रूव्स ₹22.6 बिलियन डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग, तो उनके काफी आपने देखा होगा स्टील इंडस्ट्री के हालात वगैरह खराब थे, तो इन्होंने अब थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करें ताकि दोबारा से अच्छे तरीके से बिजनेस को मेंटेन किया जाए, ठीक है। सो ये आने वाले वक्त बताएगा कि ये कितना अपने प्रॉफिट्स वगैरह को मेंटेन करते हैं। जी, बैक टू फराज भाई। अच्छा, अमार 100 इंडेक्स के टेक्निकल आउटलुक को डिस्कस कर लेते हैं। और यहाँ पर स्टिल आपके जो पॉइंट्स थे ट्रेंड के, हायर हाइज एंड हायर लोज इंटैक्ट है। टाइम साइकिल्स अभी कैरेक्टरिस्टिक थोड़ी सी चेंज हुई है और उसको हम देखते हैं डाइवर्जेंस के ऊपर इसने क्या कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है। वाइक ऑफ रिक्यूमुलेशन फेज की स्कीमेटिक जो थी वो बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, जितनी बड़ी बेस थी उतनी ही बड़ी उसने रैली अब यहाँ पे दिखाता हुआ नज़र आ रहा है। फिर लास्ट टाइम हमने एक और चीज़ पॉइंट इंक्लूड किया था कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 13 जो है उसको हम एज अ की इंडिकेटर अब यहाँ पे लेके चलेंगे। जब भी ये ब्रेक होगा, जो लास्ट टाइम इसकी कैरेक्टरिस्टिक बताई थी, जब भी ये ब्रेक होगा तो फिर हम थोड़ा सा एक कॉशियस स्टांस लेंगे कि अब ट्रेंड जो है वो शायद टूटता हुआ नज़र आए। सो इस वीक ये जो इसकी सपोर्ट बनी है EMA 13 की, इस टाइम जो वैल्यू आ रही है वो 157,700 के करीब है। सो बहुत कोई टाइट स्टॉप लॉस रखना चाह रहा है 100 इंडेक्स के ऊपर, तो वो ये इसको कंसीडर कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ ट्रेडिंग अबव, तो ये बेहतरीन है। जब भी इसके नीचे कहीं क्लोजिंग आएगी तो फिर हम थोड़ी सी एहतियात करना शुरू कर देंगे, जैसे कि यहाँ लास्ट टाइम आई थी और उसके बाद फिर मार्केट साइडवेज हो गई थी। सो ये एक इम्पॉर्टेंट की बैरोमीटर है इस टाइम, जिसको आप अपनी नज़र में रखेंगे। हम हमेशा से बात करते हुए आ रहे हैं बेयरिश इंडिकेशंस में गैप्स ये बहुत बड़े बना के चले गए हैं, कभी ना कभी इनको ये अपनी तरफ पुल ज़रूर करेगा। चूँकि बहुत दूर है सो इतने रियलिस्टिक लग नहीं रहा कि यहाँ तक इतनी अनकरीब इन करेक्शंस के ऊपर आए, और ज़रूरी नहीं होता है गैप्स फिल हो। स्टिल हमने
इसको कंसीडर बेयरिश में किया है। डेली बेयरिश डाइवर्जेंस यहाँ पे बड़ी स्ट्रांग होती जा रही है और ये 3 पीक्स की डाइवर्जेंस अब बनना शुरू हो चुकी है। लास्ट टाइम ऐसी फॉर्मेशन जो हमें देखने को मिली थी वो इस पॉइंट पे मिली थी अप्रैल 2024 पे, जब इंडेक्स आपका 72,000 था और बढ़ता हुआ 81,000 के करीब चला गया और 3 पीक्स इसने यहाँ पे भी बेयरिश डाइवर्जेंस शो की थी। उस टाइम जो इसने पीरियड लगाया टाइम साइकिल्स के ऊपर, कितने टाइम में इसने वो किया था, तकरीबन आपके थे 55 बार्स थे और 88 डेज थी, यानी कि 3 महीने की ये ट्रेंड चला था बेयरिश डाइवर्जेंस होने के बावजूद। सो इस टाइम अगर हम यहाँ पे सेम कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करें तो इसके 3 महीने इस हाई से जो पूरे होंगे वो तकरीबन यहाँ जाके 55 बार्स या 88 डेज तकरीबन आपके लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर से फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर तक बनेगा। और सीजनल्स के ऊपर अक्टूबर इज़ अ गुड मंथ, जहाँ पे यूजुअली हम देखते हैं कि दुनिया भर की मार्केट जो हैं वो बेहतर परफॉर्म करती हैं, रिजल्ट्स आने शुरू हो जाते हैं। सो एक रिज़ल्ट सीज़न भी होगा इस महीने में और फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडेक्स आपका दोबारा से परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। जो हम पिछले कुछ टाइम से डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड ईयर थर्ड ईयर परफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा आपका इंडेक्स जो है वो रुक सा जाएगा, लेकिन अब आपका इंडेक्स वाले स्टॉक्स दोबारा से फर्स्ट ईयर परफॉर्म करना चाहिए और सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टिल उसमें बड़ी ट्रिकी कंडीशंस रहेंगी, जिनके चार्ट्स अच्छे होंगे वो परफॉर्म करते रहेंगे। सो ओवरऑल स्टिल आपकी मार्केट बुलिश है। सिर्फ जब भी आपका ये EMA 13 का ब्रेक डाउन हो उस टाइम थोड़ी सी एहतियात करें, अदरवाइज स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट जिस पे आप ट्रेड ले रहे हैं या इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रहे हैं उस पर स्टॉप लॉस रख के ज़रूर काम कीजिएगा। सो ओवरऑल स्टांस हमारा ये होना चाहिए। परफेक्ट हो गया। चलें, स्टॉक्स पे जाने से पहले हम रेशियो ऑफ द वीक को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम स्टॉक्स को भी डिस्कस करते हैं। तो इस दफ़ा जो हमारी रेशियो ऑफ द वीक है, दिस इज कॉल्ड डेट टू इक्विटी। काफ़ी हद तक जो लोग फाइनेंस से ताल्लुक रखते हैं वो ही इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं। सो व्हाट इज डेट टू इक्विटी? डेट टू इक्विटी रेशियो measures how much a company relies on borrowed funds compared to shareholders' equity to finance its operations. A higher ratio means the company is using more debt relative to equity, which can increase risk but may also enhance returns if managed wisely. ठीक है, सिंपल बात है कि अगर एक कंपनी जो है बिजनेस कर रही है तो बिजनेस के लिए वो कभी कर्जे से स्टार्ट कर सकती है। कर्जा जो है वो बैंक से जाहिर सी बात लेगी, बैंक से लेगी तो अगेन जो उसके ऊपर उसने सूद की अदायगी करनी है या इंटरेस्ट पेमेंट करनी है वो जितना ज्यादा होता है उतना कंपनी के लिए थोड़ा सा इशू भी होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर वो डेप्ट को यानी कर्जा को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकती है, सो उस चीज को मैट्रिक जो सबसे ज्यादा देखा जाता है, दिस इज कॉल्ड डेप्ट टू इक्विटी। अब डेप्ट कितना है, जो बैंक से आपने जो टोटल कर्जा जितना भी लिया है या किसी और पार्टी से भी लिया हुआ कर्जा जिससे भी आपने लिया हुआ है वो आपका टोटल डेप्ट में आएगा। इसमें आपकी शॉर्ट टर्म भी डेप्ट आता है, लॉन्ग टर्म डेप्ट दोनों ही आते हैं और आपका जो इक्विटी है बेसिकली आपकी जो बिजनेस की नेट वर्थ जिसको कहते हैं वो इससे हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, जितना ये नंबर कम होगा उतना कंपनी अपने पैसों को यानी कि कर्जे को अच्छा यूटिलाइज करके जो है अपने बिजनेस को ग्रो करिए। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं। सो यहाँ पे हम आते हैं टाटा सीमेंट के ऊपर। अगर आप यहाँ पे आएंगे सो यहाँ पे मैंने सारी कंपनीज में यहाँ पे सेलेक्ट भी कर लिया और उसकी बेस के ऊपर जब यहाँ पे आप आते हैं एडिट रेशियोज पे आप जाइएगा और यहाँ पे अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी में आपको डेट टू इक्विटी का नजर आएगा, इसको क्लिक कर लें। जब आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने इस तरीके से सारी कंपनीज आते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अगर आपने चेक करना है कि कौन सी कंपनी जिसका सबसे कम डेट टू इक्विटी है तो सिंपल आप इसको यहाँ से रीअरेंज करें तो सबसे पहले आपको DCL सबसे कम नजर आएगा यहाँ पे। ग्रीवाल सीमेंट का भी काफी हद तक डेट टू इक्विटी कम है। फिर उसके बाद एज यूजुअल क्वाड सीमेंट बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं कि इसका कैश की चीजें वगैरह हमारी बहुत जबरदस्त है। फिर उसके बाद टाटा सीमेंट का भी काफी कम है, चिराग सीमेंट की भी, सारी कंपनीज के बहुत कम आपको यहाँ पे डेट टू इक्विटी नजर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा एक चीज और हमने यहाँ पे सरमाया पे ऐड की है विच इज स्पेक्टेकुलर एज वेल। फीचर्स हम सरमाया माशाल्लाह ऐड करता जा रहा है और अगर आप लोग इसको यूज करेंगे तो आपके लिए आगे जाके बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। बैंक्स की एक रेशियो है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। ठीक है, और अगर आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो के बाद ये कैपिटल एडिक्वेसी के नाम से आपका यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होता है कि बेसिकली ये दो कैपिटल होते हैं जिसमें टायर 1 कैपिटल एंड टायर 2 कैपिटल आपका यूज होता है और फिर आपके टोटल कैपिटल दोनों को प्लस कर दें तो वो होता है। ठीक है, अब जो ये रेशियो होता है ये आपका बताता है कि एक जो बैंक है वो अपने कैपिटल को कितना अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पा रही है इन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, वो अगर इन्वेस्टमेंट्स है तो इसको जो टायर 1 कैपिटल होगा उसको डिवाइड करते हैं रिस्क आपका जो
वेटेड एवरेज एक होती है। ये बैंक्स देख रहे होते हैं कि जहां पर भी इन्होंने नेक्स्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट की है या बड़े बड़े जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट की है वो कितना रिस्क रखते हैं, ठीक है, और उसके हिसाब से ये अपना कैपिटल को सही तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो टायर 1 और टायर 2 यही होता है। टायर 1 में बेसिक जो इनका कोर कैपिटल होता है ये वो वाला आता है इसमें, और जो कोर जो टायर 2 है इसमें आपके जो एक्स्ट्रा आपका कैपिटल होता है, यानी कि थोड़ा सा आप कह लो कि रिस्क वाली साइड वाला, तो उसमें ज्यादा आपका टायर 2 कैपिटल को सेपरेट करके देखा जाता है। सो जितना ये रेशियो ज्यादा होगा उतना एक बैंक इसको अच्छा यूटिलाइज करा, ठीक है। ये यूबीआई का मैंने यहाँ पे खोला है, और अगर आप सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें सो ये आपको ये रेशियो भी नजर आ गई, ठीक है। टोटल ओवरऑल टायर 1 कैपिटल भी नजर आ रहा है कितनी वैल्यू है, ठीक है। फिर टायर 2 का जो कैपिटल है वो भी आपको नजर आ रहा है, टोटल कैपिटल दोनों को प्लस कर दें वो भी आपका आ गया। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो ये टायर रेशियो की आपको ये नजर आएगी 19 है। फिर उसके बाद आपकी टोटल कैपिटल रेशियो जो है ये आपकी 23 नजर आ रही है। सो ये अगेन यूबीएल का काफी जबरदस्त है, और पाकिस्तान के अंदर एक क्वालिफिकेशन होती है इसकी, जो कि कुछ अरसे बाद चेंज भी ये कर देते हैं, सेंट्रल बैंक चेंज करता है। सो ये तकरीबन इस टाइम पे भी 10-11 के पास है, आई थिंक, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो 11% से यहाँ पे आप देख सकते हो कि काफी हद तक आपका ऊपर है, ठीक है। रिसेंटली 23 के पास है यूबीएल का, इस टाइम भी 21 और है, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ फीचर जो आपको सरमाया पे ही मिलेगा। मेरे ख्याल से कोई भी ऐसी वेबसाइट भी पाकिस्तान के अंदर तो मौजूद नहीं है जो कि इस चीज को कवर कर रही हो। जी बैक टू फ्रांस। जी, हम आज टॉप पिक्स को डिस्कस कर लेते हैं इस हफ्ते के लिए, और गोइंग फॉरवर्ड हमें क्या लग रहा है कौन से अच्छे स्टॉक्स परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहले पेस पाकिस्तान। इस टाइम इसने जो रैली शुरू की 6.5 से नॉन स्टॉप 13.5 सवा 13 गया, वापस आया, करेक्ट हुआ, करेक्ट होने के बाद एग्जैक्टली 10.25 से अब बाउंस कर रहा है। सो जो लोग सैयद फराज इक्विटीज़ में के चैनल को फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पे हमने ये कॉल दे दी थी 10.6 के ऊपर, और आज ये कैप था उसके बाद। सो यहाँ पे भी स्टिल इसमें पोटेंशियल है, यहाँ पे स्टिल आप इसको बाय कर सकते हैं। जो लोग अभी करंट प्राइस पे 11.5060 के करीब कहीं बाय करेंगे तो स्टॉप लॉस 10.15 का बनता है। फर्स्ट टारगेट जो रीसेंट हाई था 13.15 का बनता है, और अगर आप इसको कुछ अर्सा होल्ड करते हैं सो मोस्ट लाइकली आपका 16.70 से 80 की प्रोजेक्शंस ये दिखा रहे हैं। हमारे फंडामेंटल्स हमने इसके लास्ट टाइम भी डिस्कस किए थे और वो बेहतर ही नज़र आ रहे थे। स्टिल क्या वो इंटैक्ट हैं, और क्या इसमें अभी पोटेंशियल है कि ये 16.5-17 रुपये को जाके टेस्ट कर सके? पाकिस्तान दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जिसमें सबसे ज़्यादा क्रिप्टो इन्वेस्टर है, लेकिन आज भी जब भी क्रिप्टो मार्केट थोड़ी सी भी नीचे जाती है, सबसे ज़्यादा लॉसेस करने वाला मुल्क सरे फहरिस्त पाकिस्तान है। इससे ये समझ आती है कि जो लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको पैसे बनाने का तरीका भी नहीं पता। सो हम लेकर आ रहे हैं सरमाया के ऊपर क्रिप्टो फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग, जिसके अंदर आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कौन से फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो करेंसीज है जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और आपने अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। सो आज ही सरमाया की ट्रेनिंग लें एंड बिकम फाइनेंशियली हेल्दी। अच्छा, पेज को थोड़ा सा देखा जाए तो यहाँ पे आते हैं। ये वैसे टायर 2 मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं है स्टॉक, बिकॉज ये रियल स्टेट पे थोड़ा सा जब तक इनकी सेल नहीं होती या अपने जो प्लाजा इन्होंने बनाए होते हैं तब तक इनके प्रॉफिट्स वगैरह आपको नजर नहीं आते, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप नीचे आ जाए तो जैसे हमने पहले लास्ट टाइम डिस्कस किया था तो एक दफा बहुत बड़ी ह्यूज जंप इनके रेवेन्यूज पे नजर आई थी, लेकिन इस दफा जो है अब इनके रेवेन्यूज जो है वो कोई खास इंक्रीज नहीं कर रहे, ठीक है। क्वार्टरली अगर आप देखा जाए तो तकरीबन जो लास्ट ईयर के हिसाब से इनकी तकरीबन रेवेन्यू 1.9 बिलियन था, जो कि इस दफा तकरीबन 169 मिलियन पे सिर्फ रह गया है। और इसकी रीजन ये है कि अभी तक जो ये नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हो जब तक उनकी सेल नहीं होगी तो अगेन इनके प्रॉफिट्स आपको नजर नहीं आएंगे, ठीक है। दूसरी बात अगर आप यहाँ पे देखें तो इनके प्रॉफिट्स जो है वो भी काफी हद तक इस टाइम में डिक्लाइनिंग है। ओवरऑल इस क्वार्टर में देखा जाए तो लास्ट इसमें परफॉर्म किए -65 इनका नजर आ रहा है। सो ईपीएस तो इनकी काफी हद तक डाउन है। अगर टीटीएम में देखा जाए तो अभी भी तो थोड़ा बहुत इनका नेट प्रॉफिट नजर आ रहा है 527 मिलियन का, विच इज नॉट इनफ। लेकिन ओवरऑल प्रोजेक्ट्स इनके कुछ चल रहे हैं। डेब्ट टू इक्विटी इनकी काफी हद तक यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ भी गई है। काफी हद तक ये इसके ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम भी कर रहे हैं। अगर प्रोजेक्ट्स वाइज देखा जाए तो तकरीबन इनका पेस टावर प्रोजेक्ट जो है वो एक ऑलरेडी काफी हद तक काम चल रहा है और इसके ऊपर भी आगे दे आर एक्सपेक्टिंग ये सेल्स वगैरह की होगी। इसके अलावा जो है पेस बरका प्रॉपर्टीज के नाम से भी एक और इनकी प्रोजेक्ट है जो कि यहाँ से ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे से जो ज्यादा सेल होगी सो उससे भी ये आगे प्रॉफिट जनरेट करेंगे और साथ साथ जो इनका कर्जा है बहुत ज्यादा जो चढ़ा है उसको भी थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर करेंगे। पेस का जो सर्कल प्रोजेक्ट है ये तकरीबन 70% कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे ख्याल से आई थिंक ज़मीन.com का फोइनिक्स टावर प्रोजेक्ट है वो ज़मीन.com के साथ है, वो भी तकरीबन ये पूरा हो चुका है। तो ये 4-5 प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं।
जो कि इस टाइम पे थोड़ा थोड़ा सा पूरे हो रहे हैं, और जैसे ही पूरे होंगे तो इनका थोड़ा सा आपका रेवेन्यूज साथ साथ नजर आना शुरू हो जाएगा। जी, बैक टू कॉर्पोरेट। सही है। हमारे ये जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे इसके, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी यहाँ पे प्राइस बढ़ जाए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है कि रेवेन्यू जैसे जैसे आएंगे थोड़ा सा उसकी बेस के ऊपर भी प्राइसेस इनकी बढ़ती रहेंगी। वैसे मुझे पर्सनली इतना उस तरह से पसंद नहीं है जैसे बाकी स्टॉक्स पसंद है, लेकिन इसमें जब जाहिर सी बात आपको पता है मार्केट परफॉर्म कर रही होती है तो ये ऐसे स्टॉक्स भी परफॉर्म करते हैं। चलें, बेहतरीन, थैंक यू। अच्छा, हमारा सेकंड पिक है कोहिनूर स्पिनिंग की। मेरी स्क्रीन आपको विजिबल है, शेयर्ड है अभी तक? जी चलें। जी। अच्छा, इस पे बहुत सिंपल ट्रेंड पे चलेंगे हम, बहुत सिंपल एनालिसिस। ये हायर हाइज एंड हाई लोज लगा रहा है, बेसिक डाउ थ्योरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे। यहाँ पे करंट प्राइस पे हम इसको बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस इसका प्रीवियस हायर लो होगा, और हम एक्सपेक्ट करें कि ये पीछे हायर हाई जो कि 8.47 का है वहाँ पे जाके इसको टेस्ट करे, और जो सेकंड टीपी है इसकी वो 10 रुपीज़ के करीब की बनती है। लास्ट ईयर इसने जो अपने हाइज दिखाए थे वो तकरीबन आपके 12.75 के थे, हो सकता है ये उसको भी जाके टेस्ट कर सके। बहुत अच्छी राउंड बॉटम की फॉर्मेशन बन रही है इसके ऊपर। यहाँ पे रिवर्सल था एंड देन दोबारा से इसने ट्रेंड में आया है 3.5 रुपये का लो लगा के। सो एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर जिस तरीके से फॉर्मेशन दिखा रहा है, एज लॉन्ग एज ये हायर लो इंटेक्ट है 6.59 का, ये परफॉर्म कर सकता है, और इसके टारगेट्स आप इनिशियली 8.5 एंड देन 10 के रखे जा सकते हैं। हमार कोहिनूर स्पिनिंग मिल्स, इसके फंडामेंटल्स कुछ बेहतर हुए हैं या ये कंपनी लॉस में है? इनके कोई फ्यूचर प्लान्स इस तरीके के रोड मैप पे नज़र आ रहे हैं कि ये अपनी प्राइस को इंक्रीज कर सके उस बेसिस पे? अच्छा बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये कंपनी इस टाइम पे कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही। अगर आप यहाँ पे क्वार्टरली भी देख लेंगे तो इसकी कोई सेल आपको नजर नहीं आ रही। फिर इसके साथ अगर आप ईयरली के बेस पे भी आ जाएंगे तब भी आपको रेवेन्यूज यहाँ पे एक दो दो तीन साल से ये परफॉर्म नहीं कर, ठीक है। तो ये अगेन काम तो इनका बंद पड़ा हुआ है, और अगर लॉसेस में देखा जाए तो तकरीबन इनका 13.69 टोटल इनका ईपीएस है, वो काफी हद तक ईयरली जो है वो काफी हद तक नीचे गई हुई थी। सो वैसे तो यहाँ पे बेसिक ईपीएस आपको नजर आ रही 0.9, लेकिन अभी कुछ अर्सा पहले ये काफी हद तक नीचे डिक्लाइन कर गई थी, ठीक है। सो ये सिलसिला तो यहाँ पे काफी खराब ही नजर आ रहा है, और ये सिर्फ अपने एंड पे ये कह रहे हैं कि हम रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ जाना चाहते हैं, और ओनर ने पर्सनली कुछ अपने जो शेयर्स हैं उनको सेल किया है। तकरीबन 35 मिलियन रुपीस के इनके से जो शेयर्स थे उन्होंने सेल करके ये कहा है कि भाई हम कॉन्फिडेंस देना चाह रहे हैं कि हम खुद से पैसे खर्च करके अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा करेंगे, दोबारा से चलाएंगे। सो जब होगा तो अगेन जब भी रेवेन्यूज नजर आएंगे तो उसकी बेस पे वी कैन एक्सपेक्ट थोड़ा बहुत परफॉर्मेंस आ सकती है। वैसे तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया कि लॉस चल रहा है, सो लॉस के हिसाब से मुझे तो इतनी जबरदस्त कोई कंपनी नजर नहीं आती। सही है। हमार कोहिनूर ग्रुप कैसा है ओवरऑल, अगर हम उसको देखें तो? कोहिनूर ग्रुप जो टेक्सटाइल मिल है दैट इज वेरी गुड, और केटीएमएल तो मेरी टॉप पिक में भी है, जो टॉप 25 पिक्स है बेहतरीन, वो ऑलरेडी परफॉर्म कर चुका है। अगर हम उसके शेडो के नीचे बात की जाए तो ग्रुप वाइज थोड़ा सा बेहतरी आ सकती है, लेकिन चूंकि हम पर्सनली स्टॉक की बात करें तो मुझे लगता है कि हमें स्टॉक्स के भी बैक एंड में जो मैनेजमेंट है उसको भी देखना होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं हमार। अच्छा, यहाँ पे मैं उन लोगों को बता दूं, अब ये देखिएगा, दो टेक्निकल सेटअप्स जो पेस और कोहिनूर स्पिनिंग के थे वो फंडामेंटली इतने स्ट्रांग नहीं हैं। सो जो भी अगर ये कॉल्स ले रहा है, पहली बात तो ये कि ज़रूरी नहीं है, यकीन नहीं आई हुई कि यही कॉल्स लेनी है आपने, ठीक है। अगर आप नहीं कॉन्फिडेंट और अगर आपको लगता है ये अच्छे स्टॉक्स नहीं है तो बिल्कुल बाय नहीं करें। स्टिल अगर आप करना चाहते हैं टेक्निकल्स की बिलीफ के ऊपर, तो स्टॉप लॉस इंटैक्ट है, उसको ज़रूर आप कंसीडर कीजिएगा। ये ना हो कि ये परफॉर्म ना करें फिर आप हमें यही कहते नहीं ये तो चले नहीं थे। सही है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप, अब हम लोग जो ये फ़िल्टर करके या शॉर्टलिस्ट करके लेकर आते हैं, बेसिकली जो मार्केट में ट्रेंड कर रहे होते हैं हम उसको दिखा रहे होते हैं कि ये परफॉर्म कर रहा है। अगर फंडामेंटल्स उसके स्ट्रांग नहीं है तो ज़रूरी नहीं आप उन स्टॉक्स को लें। इसी शो में हम बहुत से ऐसे स्विंग ट्रेड या फंडामेंटली स्ट्रांग स्टॉक्स भी बताते हैं जो लॉन्ग रन के लिए बहुत अच्छे हैं। जैसे अभी हमने रिसेंट एग्जांपल आपको पीपीएल की दी थी जो 160 से 213 के करीब चला गया, ठीक है। सो यहाँ पे अब थर्ड पिक पर आते हैं, और थर्ड पिक है CRTM की, रिसेंट टेक्सटाइल मिल, एक और टेक्सटाइल मिल हमार, और ये बहुत अच्छी रैली इसने की। 11 रुपये से परफॉर्म करता हुआ सीधा 24 पे हुआ, साइडवेज होके इसने फ्लैग की फॉर्मेशन बनाई, फ्लैग का ब्रेकआउट लगा हुआ है, और अब यहाँ से उसी को रीटेस्ट करके बाउंस करता हुआ नज़र आ रहा है। 24.15 के करीब आज क्लोज हुआ है। सो यहाँ पे अगर कोई इसको बाय करना चाहता है तो उसका स्टॉप लॉस 21 का बनता है।
और इमीडिएट टीपी अगर आप कंसिडर करना चाहते हैं तो बड़ा क्लोज हो जाएगा। वैसे 25.59 मेरे ख्याल में 29.82 इसके होने चाहिए टारगेट्स पहले, और फिर उसके बाद जो आप इसकी प्रोजेक्शंस देख रहे हैं वो 37.51 की हैं, जो इसके आपको हाईज नज़र आए हैं तकरीबन 2021 के, उसको जाके फिर ये इस फॉर्मेशन के प्रोजेक्शंस के ऊपर उनको जाके टेस्ट कर सकता है चार्ट्स के ऊपर। अमार्ट क्रीसेंट टेक्सटाइल मिल कैसी कंपनी है और इसके फंडामेंटल्स अभी इस टाइम क्या चल रहे हैं? अच्छा, नंबर्स में यहाँ पे बात की जाए तो अभी भी कंपनी जो है वो काफ़ी हद तक लॉस में चल रही है। अगर 2024 के अंदर सेल्स को देखा जाए तो तकरीबन 23 बिलियन की सेल्स थी, और इस दफ़ा जो है तकरीबन 19 बिलियन पे आ चुकी हुई है। अगर प्रॉफिट वाइज देखा जाए तो तकरीबन माइनस 1.7 बिलियन का तकरीबन का लॉस है, और इस टाइम पे जो है वो माइनस 1.3 बिलियन पे आ गया। क्वार्टरली देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को नजर आएगा कि अभी भी ये कंपनी जो है थोड़ा सा लॉसेस वगैरह चल रही है, कि हो सकता है कि रिकवर कर जाए, लेकिन अभी तक जो है सिनेरियो नेक्स्ट ही रिजल्ट्स में पता लगेगा। इसकी जो ईपीएस थी वो एक्चुअली में मैं गलत वहां पे बता चुका था, इसकी तकरीबन -13.69 है, तो ये एक बहुत बड़ा ईपीएस का लॉस चल रहा है। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द कंपनी जो कि थोड़े से लॉसेस में चल रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं है, और आगे जाके देखते हैं कि क्या सिनेरियो बनता है। वैसे जो है इसमें इनसाइडर बाइंग अगर आपको नजर आ रही होगी, काफी हद तक कंपनी ने इनसाइडर बाइंग की है। तो अगर आप यहाँ पे देखें, अहमद शफी जो है इन्होंने बहुत जबरदस्त इन्होंने बाई की है, 39 क्वांटिटी जो है 15 पे बाई की। फिर अगेन बहुत ज्यादा ओवरऑल यहाँ पे आप देख रहे हो कि मुसलसल जो है वो 2-3 महीने इन्होंने मई जून के अंदर काफी बाइंग की थी, उसकी बेस के ऊपर ही मेरे ख्याल से आपको रिजल्ट आपके नजर आ रहे हैं जो थोड़ा सा बेहतर हुए हैं। ठीक है, सो बाकी फंडामेंटली थोड़ी सी वीक है, देखा जाएगा कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। जी, बैक टू अच्छा, हमारे इसके बाद फिर हम अब थोड़ी बेहतर कंपनी की तरफ आ जाते हैं। अभी तक तो आपने 3 कंपनीज रिजेक्ट कर दी कि ये नहीं लेनी चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ JSCL की, और यहाँ पे ये परफॉर्म करता हुआ नज़र आया हमें, सेकंड लेग इसकी चल रही है। बड़ा खूबसूरत इसका बुलिश ट्रेंड है। अगर करंट प्राइस पे बाय करते हैं 29.58 पे, तो आसान से इसके टारगेट्स 32, और फिर उसके बाद जो प्रोजेक्शंस बेस्ड टारगेट्स हैं वो 36 के इसके आराम से बनते हैं। हमारा JSCL के फंडामेंटल्स एग्री करेंगे बेहतर है? हाँ, अब थोड़े से यहाँ पे ये बेहतर है, लेकिन इसमें भी एक दो चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सो JCL के अगर आप यहाँ पे आओगे तो सबसे पहले चीज अगर आप यहाँ पे देखेंगे, एक बहुत ज्यादा बाइंग इसमें जहांगीर सिद्दीकी खुद कर रहे हैं। सो यहाँ पे अगर आप देखो मई के अंदर इन्होंने काफी ज्यादा यहाँ पे 6.6 मिलियन जो शेयर्स है इन्होंने यहाँ पे बाई किए, विच इज अगेन गिव्स यू अ वेरी गुड कॉन्फिडेंस कि इसकी बेस के ऊपर ये आगे ज्यादा परफॉर्म भी कर सकता है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे रेवेन्यू वाइज देखा जाए तो तकरीबन पिछले साल में तकरीबन 238 बिलियन का इनका रेवेन्यू था। इस टाइम जो है तकरीबन ये 208 बिलियन पे आ चुका है। अर्निंग्स अगर इनकी देखी जाए तो नेट इनकम 6.4 बिलियन है, जो कि इस टाइम पे आपकी 4.14 बिलियन जो है वो आपका रेवेन्यू तकरीबन इनका हो चुका है। सो ये आपको रेवेन्यूज वगैरह तो ओवरऑल काफी हद तक नजर आ रहे हैं। अगेन दिस इज अ होल्डिंग कंपनी, तो ये आगे जितने भी कंपनीज के अंदर आगे इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो वहां से इनको डिविडेंड्स के सॉर्ट में पैसे रिसीव हो रहे होते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूं कि इन्होंने जहां पे इन्वेस्टमेंट की है, ये जो आपको रेवेन्यूज कम नजर आ रहे हैं, जो अर्निंग्स कम नजर आ रही है, इसकी रीजन ये है कि इन्होंने ज्यादातर जो इन्वेस्टमेंट्स है वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में की हुई है, रेदर देन जो हम पहले डिस्कस करते रहते कि जैसे लकी इन्वेस्टमेंट्स हो गया, आपका MCB इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हो गए, वो ज्यादातर स्टॉक्स में कर रहे थे, जिसकी वजह से उनकी अर्निंग्स बहुत तेजी से ग्रो करेगी। लेकिन इन्होंने जो है अपनी इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ज्यादा रखी हुई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा इनका यहाँ पे डिक्लाइन नजर आ रहा है। इसके अलावा एक छोटी सी न्यूज है, ज्यादा बड़ी नहीं है। क्वालिटी एनर्जी सोल्यूशन जो है इन्होंने मर्ज कर दिया है एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर होल्डिंग कंपनी के अंदर। तो अगेन जो इनकी कंपनीज ऑलरेडी थी उनमें से एक छोटी सी मर्जर की न्यूज थी। हो सकता है इसकी वजह से ही जहांगीर सिद्दीकी ने बाय किया हो, लेकिन अगर नहीं भी ये भी सिचुएशन ना हो, सो इनसाइडर बाइंग इटसेल्फ गिव्स अ वेरी गुड हिट कि आगे जाके थोड़ा बहुत मैनेजमेंट जो है कॉन्फिडेंट है कि आगे स्टॉक परफॉर्म कर सकता है। बेहतरीन। जी अच्छा, हमार जो आखिरी पिक है इस हफ्ते की वो सिटी फार्मा है, और इस चार्ट्स के ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे वैल्यू बाइंग इसकी बनती है, ट्रेंड लाइन को आके टेस्ट करेगा जब भी 95 के करीब, इवन करंट प्राइस से भी कोई बाय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये इसकी कंटिन्यूशन पैटर्न की फॉर्मेशन है। इस ओवरऑल जो इसकी रैली बनी यहाँ से 17 रुपये से परफॉर्म करता हुआ 108 रुपये हुआ, उसके बाद करेक्ट होके 60 पर आया। अब ये जो इसकी 100 से 60 और ये वाली जो बॉक्स की फॉर्मेशन है, ये कंटिन्यूशन पैटर्न में कंसिडर की जाएगी, और आने वाले टाइम पे ये मुझे लगता है कि 109 वाले जो आपके हाइज इसने डिफाइन किए उनको भी ब्रेक करता हुआ ये परफॉर्म करता हुआ फिर हमें नजर आए। सो मेरे ख्याल में इसको एक्यूमुलेट करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 86.50 या 86 के करीब।
और एक्सपेक्ट हम यही करें, जो इमीडिएट इंस्टेंट टारगेट्स आपके होने चाहिए वो 108 और 121 के बनते हैं, और उसके बाद हो सकता है ये उससे भी ज़्यादा ऊपर परफॉर्म करता हुआ नज़र आए। अमार, सिटी फार्मा की अभी आपने मैक्रोस को डिस्कस करते हुए भी कोई खबर सुनाई थी, और गोइंग फॉरवर्ड इसके जो अब आपके मेरे ख्याल में अगले महीने इसके रिजल्ट्स भी आने हैं, तो वो क्या एक्सपेक्ट हम कर सकते हैं कि कैसे रिजल्ट्स होंगे इसके? अच्छा, अभी जैसे जितने भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज चल रही हैं उनके रिजल्ट्स तो कोई खास रेवेन्यू वाइज तो उतने ही आ रहे हैं, अर्निंग्स वाइज किसी के ज़्यादा हो रहे हैं किसी के कम हो रहे हैं, तो वो तो सिनेरियो अभी थोड़ा सा कांस्टेंट हुआ है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो सिटी फार्मा आगे बहुत सारे डेवलपमेंट्स करी है, जिसकी बेस के ऊपर मुझे एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इनके अर्निंग्स भी ग्रो करेंगे, और ये खुद से भी बता रहे हैं कि हमारे मार्जिन जो है वो आगे जाके इंक्रीज करने वाले, ठीक है। पहले रेवेन्यू की बात कर लेते हैं, फिर हम थोड़ा सी जो इसकी डेवलपमेंट्स है उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। 2024 के अंदर इनकी तकरीबन 12.4 बिलियन का रेवेन्यू था, जो कि अब जो है तकरीबन 12.97 बिलियन, तकरीबन आप समझो कि 4-5% ही ज्यादा बढ़ा है, ज्यादा नहीं बढ़ा है। लेकिन ओवरऑल जो इनके नेट इनकम है ये 833 बिलियन था, अभी भी तकरीबन 830 बिलियन पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। क्वार्टरली अगर देखा जाए तो इसकी जो रेवेन्यूज है वो 3.5 बिलियन से तकरीबन 3.3 बिलियन तकरीबन आप समझ सकते हैं सेम है, और नेट इनकम 256 बिलियन से तकरीबन 220 बिलियन, थोड़ा सा निस्बतन कम नजर आ रहा है। लेकिन अगेन अर्निंग्स मेजरली जितनी भी आपकी बड़ी बड़ी कंपनीज है उनकी ज्यादा ग्रो नहीं की, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आ जाते हैं और ग्रॉस मार्जिन पे थोड़ा सा हम बात कर लें। सो ग्रॉस मार्जिन इस कंपनी के कोई 12-13 के पास रहे हैं, यहाँ पे भी अगर आप देखो तो टीटीएम में ये 13% पे आ चुके हैं, पिछले 1-2 साल पहले 11% है। तो ये ओवरऑल होलसेल का एक कह लो काम करते थे, जो कि अब ये कोशिश करें कि रिटेल वाली साइड पे है। रिटेल वाली साइड पे जो इनका इरादा बन रहा है वो एक तो नंबर वन हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी बनाई है जिसमें 32 प्रोडक्ट्स ये तकरीबन ये लॉन्च करने वाले हैं, तकरीबन 1.5 बिलियन रुपीस का ये एक्सपेक्ट करेंगे टर्नओवर हमारा होगा। इसके अलावा और ये बेसिकली ऑपरेशन जो है आपके नेक्स्ट ईयर फिजिकल ईयर 2026-27 के अंदर ये इन्होंने स्टार्ट करने हैं। इसके अलावा जो है एक और ये वेटरनरी एपीआई प्लांट जो है पाकिस्तान के अंदर लगाने लगे हैं, वो भी अगेन फिजिकल ईयर 26-27 के अंदर इन्होंने स्टार्ट करना है, और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो इनका मार्जिन है 30% से ये मजीद बढ़ के 25% हो जाएगा। इसके अलावा आईपीओ जो इन्होंने प्रोसीड्स जो इनको पैसे मिले थे आईपीओ से, इनके पास थोड़े से ज्यादा पड़े हुए थे, तो इन्होंने कुछ हॉस्पिटल भी सेट किया था, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू पार्ट्स वगैरह ये इन्होंने काफी हद तक इसमें डेवलपमेंट्स किए। सो कुछ डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन आगे जाके जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि क्या सिनेरियो बनने वाला है। चलें, बेहतरीन अमार। इसके बाद हम अब ग्लोबल मार्केट्स डॉलर इंडेक्स के ऊपर बात करते हैं, और डॉलर इंडेक्स जो है जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। आगे इसकी ऊपर एक रेजिस्टेंस हमें नज़र आ रही है ट्रेंड लाइन की, बड़ी इंपॉर्टेंट की पॉइंट होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो फिर हम एक प्रॉपर रिवर्सल, एक शॉर्ट टर्म रिवर्सल हम देख सकते हैं, जो फिर ये 102 के इंडेक्स को जाके टेस्ट करें, यहाँ से फिर अच्छी ग्रोथ इसमें नज़र आ सकती है। अमार, ये जो कमिंग वीक है इसमें लेबर डेटा या एनएफपी है इस फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे को हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डॉलर के जो अब डेटा आ रहा है वो बेहतर आना शुरू हो गया, और ये जो कमिंग एनएफपी है उस पर हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? अच्छा, अभी सिचुएशन तो ये है कि जैसे मैंने लास्ट वीक में हमने डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था कि लेबर का डाटा आपका जैसे जैसे थोड़ा सा बेहतर आएगा तो डॉलर काफी हद तक ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो अनएम्प्लॉयमेंट का केम्स का जो लास्ट डाटा आया डॉलर का वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग आया, और उसकी बेस के ऊपर आपने डॉलर की रैली भी देखी है। दूसरी चीज एक बहुत बड़ी ये है कि जो हमारी कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स रिपोर्ट है उसके अंदर जो आपका डॉलर का डाटा है वो तकरीबन 0% पे आ चुका है। मैं अपने एंड पे इसको थोड़ा सा खोल भी लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा एक आइडिया दे दे कि किस तरीके से इसको देखा जा सकता है। वैसे अभी क्योंकि नई वेबसाइट हमारी बनी तो लेटेस्ट वीक का डाटा हमने थोड़ा सा नहीं डाला हुआ, लेकिन नेक्स्ट वीक के अंदर उसको भी हम डाल के दिखा देंगे। सो ये अल्टीमेटली डॉलर जो है वो लास्ट 3 ईयर्स के अंदर जो लोएस्ट नॉन कमर्शियल जो आपके बेसिकली म्यूचुअल फंड्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, जब भी मार्केट आपकी ऊपर जाती है तो उस टाइम पे ये साथ साथ बाइंग कर रहे थे, तो ये अल्टीमेट लेवल पे 3 ईयर्स में लोएस्ट पॉइंट पे आया है। इसका मतलब है यहाँ से डॉलर को ऊपर जाना ही जाना है। और अभी जो आप रेजिस्टेंस की आगे बात करें, ये तो एक बहुत बड़ी फंडामेंटल इसको न्यूज चाहिए होगी जिसकी बेस के ऊपर ये नीचे गिरेगा। मुझे नहीं लगता कि जितना डाटा आगे आने वाला है अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल्स वगैरह, लेबर का डाटा, ये आगे जाके स्ट्रॉन्ग रहेगा। सो अभी के लिए तो हो सकता है कि 1-2 वीक्स के अंदर सिनेरियो ऐसा आ जाए कि शायद ना हो, लेकिन डाटा खुद से बताएगा। पावर जो है इमिग्रेशन के ऊपर काफी हद तक डिटेल में डिस्कस कर चुका है कि हमारे आने वाले वक्त के अंदर ये डाटा थोड़ा सा मसला कर सकता है,
और जो H1 वीजा वाली भी सिचुएशन हुई है, उससे भी हो सकता है इम्पैक्ट हल्का फुल्का आए, ठीक है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड देखते हैं क्या सिनेरियो बनता है। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा बेहतरी आएगी, बट वी आर ओनली ऑन डाटा डिपेंडेंट राइट नाउ। सही अमार। सो मैं तो डॉलर फिर बाय करूंगा और यूएस डॉलर, और उसके अगेंस्ट जाहिर है मैं फिर जो मेरा फेवरेट है कि मैं पाउंड को शॉर्ट करूं। लास्ट टाइम हमने ये सिनेरियो प्ले किया, बहुत अच्छा किया, और पिछले 2 हफ्तों से हम यही देख रहे हैं कि ये उसी तरह बेरिश ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है। सो इस हफ्ते भी मेरी यही कोशिश होगी कि मैं इसको लोअर हाई के करीब या रिट्रेसमेंट पे बाउंस करता है पाउंड यूएसडी इस दफ़ा 1.340 के करीब। सो मैं इसको यहाँ पे शॉर्ट करूँ और फिर आए करूँ 1.32575 के टारगेट्स को। स्टिल ये बहुत खूबसूरत सा आपका क्या कहते हैं बेयरिश ट्रेंड है। सिंपल लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। सो कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सेल ऑन स्ट्रेंथ या जब भी बाउंस करे शॉर्ट करें। स्टॉप लॉस फिर 1.34700 का हो जाएगा और फिर एक्सपेक्टेशंस हमारी 1.32600 की बनती हैं। हमारे एज कम्पेयर टू डॉलर पाउंड वीक हो सकता है फर्दर। बिल्कुल, पाउंड की अपनी जो है फंडामेंटल्स थोड़े से वीक हुए हैं। वैसे कि सीजनस की बात की जाए तो सीजन जो लास्ट वीक ऑफ सितंबर होता है वो ऑलरेडी उसके लिए काफी बेरिश होता है, जो ऑलरेडी हमने लास्ट वीक के अंदर भी डिस्कस किया था। गोइंग फॉरवर्ड डॉलर के जो सीजनस है वो काफी हद तक स्ट्रॉन्ग रहती है, ठीक है। सो ये बेस्ड ऑन दिस मुझे डॉलर अगेन इस वीक के अंदर भी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करके आप लोगों के सामने ये मैंने सीओटी रिपोर्ट खोल लिया है, जो कि हमने लास्ट वीक हमने इसको डेवलप किया है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो डॉलर के जितने भी आपको नंबर्स नजर आ रहे हैं इस टाइम पे सीओटी आरएसआई, जो मैं बहुत ज्यादा अपने स्टूडेंट्स को भी सिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो तकरीबन ये 0.0% पे तकरीबन तीनों ही आ गई हुई हैं, जो लास्ट वीक आ गई हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखेंगे बड़ा ही जबरदस्त उसके अंदर आपको जंप नजर आ रहा है। और अगर यहाँ पे अगर आप आए, जिसको मैं भी डिस्कस कर रहा था कि लास्ट 3 ईयर में जो आपका इंडेक्स है, जो कि आपके बाइंग होती है ऑल टाइम लो पे, वहां से आपकी मार्केट जो है डॉलर जो है वो काफी अच्छा एक रैली करता है, ठीक है। लास्ट टाइम ये आपका दिसंबर में ये थोड़ा काफी हद तक ये नीचे आया था। और अगर दिसंबर में अगर आप यहाँ पे चार्ट्स पे आके देख लेते हैं, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे थोड़ी सी रैली आपको यहाँ पे नजर आएगी दिसंबर के अंदर, ठीक है। सो ये हमारा पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें, ये दिसंबर का पीरियड आप देख रहे हो, तो जब भी अल्टीमेटली लो पोजीशन पे आया होता है तो वहां पे वी कैन एक्सपेक्ट कि थोड़ी बहुत एक 3-4 हफ्ते के लिए आपको रैली नजर आएगी। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 1 महीना 1.5 महीना आपका रिजल्ट नजर आ रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, जो कि मैं आपको सिखाता भी होता हूँ कि इस एनालिसिस इस रिपोर्ट को अगर आप सीखोगे तो फॉरेक्स के अंदर आप काफी जबरदस्त करते रह सकते हैं। जी सही। हमारे इसके बाद हम गोल्ड को डिस्कस करते हैं, और गोल्ड राइट नाउ नए हाइस की तरफ ही जाए जा रहे हैं और एक्सपेक्टेशन सब फर्दर इसके साथ यही हैं। लेकिन जब भी करेक्ट हो बाय करें। सो मैं आए कर रहा हूँ, जब भी ये करेक्ट होता है हम बाय करते हैं इसको। सो ये जो लास्ट वीक जो डाइवर्जेंस थी वो डाइल्यूट हो गई है। इस जगह पे दोनों हायर हाइस के ऊपर ये सिंक है आरएसआई। जब भी आप इसको आरएसआई पे देखेंगे सो बहुत खूबसूरत से ट्रेंड में चलता हुआ आ रहा है, हायर हाइज एंड हाई लोज। जब भी ये करेक्ट हो, अब एक जो मेजर सपोर्ट अभी फ़िलहाल इसकी बनी हुई है वो 1 कह रहा हूँ 3720 $3720, और यहाँ पे सस्टेन कर रहा है वेनसडे से। इससे वेनसडे के लोज को इसने ब्रेक नहीं किया। सो हम एक्सपेक्ट यही कर सकते हैं कि जब भी ये ब्रेक हो तो फिर नेक्स्ट सपोर्ट आपकी 3640 की बनती है। लास्ट टाइम मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि हमें 3550 पे बाइंग करनी चाहिए जब भी करेक्ट होगा। एनीवेज, तो अब सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि हमारे जो की लेवल्स या वैल्यू इन्वेस्टमेंट जिसको आप कहते हैं किन लेवल्स पे करनी चाहिए, तो मेरे लिए 3680 और फिर उसके बाद 3620। यहाँ से अगर $100 या $120 की करेक्शन आती है गोल्ड में, सो मेरे ख्याल में वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि कभी भी सिंगल टॉप नहीं होता, टॉप कभी सिंगल उस पर डिफाइन नहीं होते। सो एक करेक्शंस आएंगी और उसके बाद फिर दोबारा बाउंस करेगा। सो जब भी करेक्ट हो उसको बाय करना चाहिए। हमारे गोल्ड के फंडामेंटल्स स्टिल इंटैक्ट हैं। बाय ऑन डिप वाली स्ट्रैटेजी पे रहें। अच्छा, सीजनल्स पे बात की जाए तो गोल्ड यस आपके फंडामेंटली इस टाइम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर यहाँ पे मैं आपको सीओटी रिपोर्ट के अंदर ये दिखाऊं तो ये अगर आप देखें तो गोल्ड इस टाइम पे जितनी भी मेरी एसेट क्लासेस है सबसे ज्यादा इसके अंदर लॉन्ग्स मौजूद हैं। आपका जो नॉन कमर्शियल्स है वो इस टाइम पे कंफर्टेबल है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट रखी है। तकरीबन आप देखो 83% इस पे लॉन्ग है, शॉर्ट जो तकरीबन 16 है। सेकंड नंबर पे जो मेरे पास एसेट क्लास चल रही है वो इस टाइम पे आपकी सिल्वर है, जो कि 75% जो है इसमें लॉन्ग्स चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर नॉन कमर्शियल्स की जो पोजीशन को भी देखा जाए, मैंने यहाँ पे ये भी खोला है।
सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये ओवरऑल जो ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है, ये फिलहाल तो ये अभी ऊपर जाके सस्टेन कर रही है। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के हिसाब से होता है कि अगर ये थोड़ा सा नीचे आना शुरू हो जाए या एक्सट्रीम लेवल्स पे चली जाए तो फिर सिचुएशन हमारी रिवर्स कर सकती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये बहुत हद तक हमारी सिचुएशन बेहतर की है। नॉन कमर्शियल की लॉन्ग की बात की जाए तो ये अगर आपको चार्ट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे भी अगर आप देखो लॉन्ग बड़ा जबरदस्त आपके इंक्रीज करते जा रहे हैं, शॉर्ट्स अभी भी डिक्रीज कर रहे हैं। सो ये जब तक इसमें भी कोई डाइवर्जेंस नजर ना आए, जब तक लॉन्ग या शॉर्ट की शॉर्ट्स बढ़ना शुरू हो जाए, लॉन्ग्स कम होना शुरू हो जाए, तो आई थिंक गोल्ड अभी भी आपका बेहतर रह सकता है। अगर यहाँ पे भी अगर आप देखें तो एक्सट्रीम लेवल्स यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे भी अगर आप देखो सीओटी इंडेक्स पे भी थोड़ी सी बेहतरी नजर आ रही है। सो बेस्ड ऑन ऑल दी सिनेरियोस अभी तो मुझे लगता है कि नीचे नहीं जाएगा, लेकिन अगेन जिस तरह से फराज ने एंड पे बता दिया कि आप लेवल्स बना लें और लेवल्स से अगर वो नीचे चला जाता है देन यू कैन सेट। अदर देन दैट मुझे लगता है कि सीजनल भी अच्छे बुलिश है। डॉलर भी वैसे ऊपर जा रहा है तो गोल्ड भी शायद उसके ही साथ मेरे ख्याल से ऊपर जा सकता है एट दिस पॉइंट। जी अच्छा मार्क, नैस 100 को डिस्कस करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया हुआ था कि बहुत ही इंपॉर्टेंट की रेजिस्टेंस बड़ी तगड़ी ट्रेंड लाइन थी, उसको टेस्ट किया, फर्स्ट टाइम में ब्रेक नहीं हुआ। एक अच्छी करेक्शन और देन कंसोलिडेशन की ज़रूरत होगी कि ये वाली जो रेजिस्टेंस है जो इसने हाइज लगाए हैं अब 24,800 के करीब के, ये ब्रेक हो तो उसके लिए इसको यहाँ पे कहीं कंसोलिडेट होना है, अच्छी करेक्शंस दिखानी है। वहाँ से ये ब्रेक होता हुआ नीचे तो आया है 24,180 के करीब, अच्छे 600 पॉइंट्स तकरीबन इसने निकाले हैं वहाँ से, और उसके बाद आज ये थोड़ा सा बाउंस होता हुआ नज़र आ रहा है। हो सकता है एक बाउंस इसमें और आए 24,650 और फिर एंड देन दोबारा से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 23,800 या 24,000 के रीजन को टेस्ट करे। सो मैं इस पे कोई पोजीशन नहीं बिल्ड करूँगा, मैं सिर्फ इंतज़ार करूँगा कि जब मुझे इस रैली की कोई करेक्शंस मिल जाएँ तो फिर मैं वहाँ कहीं अटेम्प्ट करूँ 23,000 के करीब, 24,000 के करीब, और फिर उसके बाद क्या कहते हैं 23,800 यानी कि 24,000 23,800 के करीब इस रीजन में कहीं मिलता है, वहाँ पे हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इसको बाय करें और फिर दोबारा से एक्सपेक्ट करें कि अपने हाइस को जाके टेस्ट करें। राइट नाउ मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ इसको इन करंट लेवल के ऊपर लॉन्ग करने के लिए। शॉर्ट फिलहाल अभी करने की ज़रूरत नहीं है जब तक कि इसकी प्रॉपर डाइवर्जेंस के साथ हाई एंड लोज ना ब्रेक हो जाएं, जो अभी तक इस पे होते हुए नज़र नहीं आए। अमान, क्या सिचुएशन है यूएस की मार्केट्स की, और अगेन लेबर डेटा किस तरह से इम्पैक्ट करेगा अब इसको? जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, लेबर डाटा अगर अच्छा आता है तो अगेन आपकी स्टॉक मार्केट भी अच्छी रहेगी। मुझे तो अभी तक जितने भी सिनेरियो अभी तक जो नजर आए वो डाटा इतना कोई बुरा नजर नहीं आया। ट्यूसडे वाले दिन जो है आपके पीएमआई नंबर्स जो आए थे डॉलर के वो थोड़े से नेगेटिव आए थे, जिसकी वजह से आपको ये मार्केट थोड़ी सी नीचे जाती हुई नजर आई थी। सो वो सिनेरियो आपका बना था, लेकिन अगेन नेक्स्ट वीक का डाटा हमें थोड़ा सा बता देगा कि सिनेरियो क्या बनने वाला है। अक्टूबर अगेन जैसे आप लोगों ने ऑलरेडी बताया हुआ था कि वो काफी हद तक हमारे स्टॉक मार्केट के लिए बेहतर ही होता है। वो देखेंगे कि क्या सिनेरियो बनेगा, बट लेट द डाटा डिसाइड। मुझे तो लगता है कि आगे लेकर के डाटा बेहतर होगा तो आपकी मार्केट परफॉर्म करने वाली। चलें, बेहतरीन। हमारा अब बीटीसी और क्रिप्टो के ऊपर डिस्कस करते हैं। बीटीसी जिस तरीके से लास्ट टाइम हमने इसको प्रेडिक्ट किया था वैसे ही चल रहा है, और अभी अपनी सपोर्ट को ब्रेक होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सपोर्ट ब्रेक होती है 108 109 की, फिर उसके बाद आपकी कोई ख़ास बड़ी सपोर्ट बड़ी नहीं है, 107 की एक सपोर्ट है जो बड़ी क्लोज है यहाँ पर। सो बेयरिश ट्रेंड चल रहा है, मेरे ख्याल में अवॉइड करना चाहिए क्रिप्टो मार्केट को इस टाइम। आपका बीटीसी स्ट्रगल कर रहा है, इथेरियम भी स्ट्रगल कर रहा है। सो इंतज़ार करें ये डस्ट कहाँ जाके सेटल्ड होती है, बेयरिश ट्रेंड कहाँ जाके ख़त्म होगा, वहाँ पे फिर कंसोलिडेशन होगी यानी कि एक्यूमुलेशन फेज़ बनेगा, तो उसके बाद फिर ये दोबारा रैली करना शुरू करेगा। तो फिर इसमें टाइम है फ़िलहाल, तो मेरे ख्याल में क्रिप्टो अभी अवॉइड करनी चाहिए। जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो इसको प्ले कर सकते हैं, उनके लिए स्टॉप लॉस फिर 114,000 का बनता है, और फिर नीचे काफ़ी पोटेंशियल है इसमें फॉल करने का, जो मुझे लगता है कि ये जो इसके लोज थे 98,000 तक के भी जा सकते हैं। सो एहतियात करने की ज़रूरत है यहाँ पे, और अगर फ़र्ज़ करें 1,14,300 का लेवल ब्रेक हो जाता है, अल्लाह करे हो जो लोग इन्वेस्टेड हैं इस केस में, और फिर उसके बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बढ़ना शुरू हो। बाय द वे लॉन्ग रन में यानी कि लॉन्ग टर्म में इसकी एक लेग बाकी है जो 145 146 को जाके टेस्ट करे, उसमें थोड़ा सा टाइम है, नीचे आएगा, कहीं पे कंसोलिडेट होगा, एंड देन फिर वो उसकी लेग बनेगी, वो मोस्ट लाइकली इसकी लास्ट लेग हो सकती है ईल्ड के ऊपर। सो फिलहाल इसमें वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो पे रहें, जब नीचे आएगा यहाँ पे ही मैं बता दूंगा आप लोगों को कि कब किस टाइम इसमें बाइंग पोजीशंस बनी है, फिर हम इसको
इस पे लॉन्ग हो सकते हैं। सेम इज़ द केस इथीरियम पे भी कुछ इसी तरह के वो आ रही हैं। बहुत अच्छी रैली के बाद इसने ये जितना भी इसका ट्रेंड था एडवांसिंग फेज़ का, हाई राइज एंड हाई लोज, हमने बहुत बेहतरीन तरीके से इसको प्ले किया। हमारे टारगेट्स ऑलमोस्ट 5000 के थे, वो हिट हुए। उसके बाद से ये पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ थी। डिस्ट्रीब्यूशन फेज़ के बाद अब ये डिक्लाइनिंग फेज़ में है, यानी कि बेयर ट्रेंड में है। इसमें भी थोड़ी सी एहतियात करें, कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल ये सोचने की कि मैं अभी जाऊँ इसको बाय करूँ और ये फ़ौरन $10,000 का हो जाएगा। ये भी फिर टाइम लेगा, नीचे आके कहीं सेटल डाउन होता है, उसके बाद फिर देखेंगे इसमें पोजीशन बना के ट्रेड करेंगे। सो ओवरऑल ये है हमारा, जब यूएस डॉलर आपका स्ट्रांग हो रहा है तो हमें नज़र आ रहा है क्रिप्टो मार्केट पे और वो स्ट्रगल कर रही हैं। परफेक्ट हो गया। चलिए, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बाकी सारी कैपिटल मार्केट्स में हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हमारा एनिवर्सरी ऑफ बुल्स एंड बियर्स, एक साल हमारा माशाल्लाह पूरा हो चुका है। और फिर हम लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे, लेकिन भी होंगे, मैं भी हूँगा, फराज भी होंगे। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं लाइव। आप लोग आके हमारे साथ पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, क्वेश्चन आंसर भी आप लोगों से थोड़े बहुत दे देंगे। देन मार्केट को एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीक मिलते हैं मेरी तरफ से, फराज की तरफ से, समा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़, सी यू गाइस नेक्स्ट वीक। सरमाया.pk, जहां हर फैसला बने सरमाया।